गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बेटा, हमने 12th बायोलॉजी जो है उसमें पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जनन। ठीक है बेटा, जीवों में जनन किस प्रकार होता है और जनन में हम जनन क्या होता है, उसके प्रकार कौन से हैं। दो प्रकार पढ़े थे हमने, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले हमने अलैंगिक जनन स्टार्ट किया था और अलैंगिक जनन जो है उसकी विशेषताएं पढ़ी थी और अलैंगिक जनन जो है उसकी परिभाषा पढ़ी थी। ठीक बेटा, आज जो है हम अलैंगिक जनन जो है उसकी विधियां पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन जो है ये किन विधियों के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, या आप इन्हें कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन जो है उसके प्रकार कौन से हैं। ठीक है बेटा, तो अलैंगिक जनन जो है इसका सबसे पहला जो प्रकार हम लेते हैं वो है विखंडन। अलैंगिक जनन का सबसे पहला जो विधि है वो है विखंडन। विखंडन देखिए बेटा, विखंडन की क्रिया क्या है कि विखंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जीव जो है उसका शरीर, जीव जो है उसका शरीर जो है ये दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। जीव का जो शरीर होता है वो दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है और विभक्त हुआ प्रत्येक भाग जो है ये आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। भाई, विखंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जीव का जो शरीर है वो दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है और विभक्त हुआ प्रत्येक भाग जो है वो नए जीव को जन्म देता है। तो अलैंगिक जनन की वो विधि क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। ठीक बेटा, अब विखंडन की जो क्रिया है ये दो प्रकार की होती है, यानी जीवों में विखंडन जो है ये दो प्रकार से होता है। पढ़ा भी होगा आपने बेटा एक, जिसमें पहला विखंडन है द्विविखंडन। द्विविखंडन देखिए बेटा, द्विविखंडन जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें जीव जो होता है उसका शरीर दो समान भागों में विभक्त हो जाता है। जीव का जो शरीर है वो दो समान भागों में विभक्त हो जाता है और विभक्त हुआ जो भाग है वो नए जीव को जन्म देता है। वो क्रिया द्विविखंडन कहलाती है। अगर दो भागों में विखंडन होता है तो उसे द्विविखंडन कहेंगे और दो से अधिक भागों में विखंडित होता है शरीर तो वो क्या कहलाता है? बहुविखंडन कहलाता है। ठीक है बेटा, द्विविखंडन जो है आपने पढ़ा होगा, द्विविखंडन अमर प्राणियों में पाया जाता है। कौन से प्राणियों में बेटा? अमर प्राणी जो हैं उनमें द्विविखंडन होता है। और पहले पढ़ाया था कि अमर प्राणी कौन से हैं, जैसे अमीबा है, ये अमर प्राणी है, पैरामीशियम है, युगलीना है, ये अमर प्राणी होते हैं जिनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है और इनमें द्विविखंडन पाया जाता है कि उनका शरीर दो समान भागों में विभक्त हो जाएगा और विभक्त हुआ भाग नए जीव को जन्म देता है। जैसे एक उदाहरण तौर पर हम जैसे अमीबा को लेते हैं कि ये अमीबा है और अमीबा जो है उसका जब अपना ये अधिकतम आकार ग्रहण कर लेता है अमीबा, तो अमीबा के शरीर के मध्य में एक खांच उत्पन्न होती है और ये खांच धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और अंततः अमीबा जो है उसको दो भागों में विभक्त कर देती है। अमीबा जो है उसको दो भागों में विभक्त कर देती है। ये क्रिया है द्विविखंडन, जिसमें जीव का जो शरीर है वो दो समान भागों में विभक्त होता है और विभक्त हुआ नया भाग जो है ये नए जीव को जन्म देता है। जैसे हम बात करें, ये अमीबा जो है ये क्या कहलाएगा? जनक अमीबा कहलाएगा, क्योंकि इससे संतति बनेगी। और ये जो अमीबा बने हैं
ये क्या कहलाते हैं? संतति अमीबा कहलाते हैं। ये संतति अमीबा है और ये क्या है? जनक अमीबा है। तो ये क्रिया है द्विविखंडन, जिसमें जीव का शरीर दो समान भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक विभक्त भाग नए जीव को जन्म देता है। वो क्रिया है द्विविखंडन, जो किसमें मिलेगी? अमर प्राणी जो है उनमें ये पाई जाती है। ठीक बेटा, तो द्विविखंडन हो गया। द्विविखंडन जो है, उसके बाद विखंडन का दूसरा प्रकार जो है वो लेते हैं, और विखंडन का जो दूसरा प्रकार है वो है बहुविखंडन। बहुविखंडन, देखिए बहुविखंडन क्या है बेटा? नाम से ही पता लग रहा है, जैसे बहु का मतलब क्या होता है? अनेक होता है। कि बहुविखंडन में क्या होता है कि जीव का जो शरीर होता है वो दो से अधिक समान भागों में विभक्त हो जाता है। भाई दो भागों में विभक्त होगा तो द्विविखंडन कहलाएगा, और दो से अधिक भागों में अगर विभक्त होता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? बहुविखंडन कहलाती है। ठीक है, बहुविखंडन जो है ये हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कब होगा बेटा? प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती हैं, जब जीवों में बहुविखंडन पाया जाता है। और बहुविखंडन जो है, इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है इसमें बहुविखंडन पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, और अमर प्राणी जो होते हैं उनमें द्विविखंडन पाया जाता है। तो दो भागों में विभक्त होगा तो द्विविखंडन, और दो से अधिक भागों में विभक्त होगा तो वो क्या कहलाएगा? बहुविखंडन। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? विखंडन। भाई विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें प्राणी या जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होता है। तो ये पहली विधि होगी अलैंगिक जनन की, विखंडन। ठीक बेटा, अब विखंडन के बाद अलैंगिक जनन की हम दूसरी विधि लेते हैं, और दूसरी विधि जो है विखंडन के बाद वो है मुकुलन। दूसरी विधि अलैंगिक जनन की आती है मुकुलन, बडिंग। देखिए बेटा, मुकुलन क्या है कि मुकुलन, जैसे ये हमने दिखा रखा है, ये है हाइड्रा जो है उसमें मुकुलन, हाइड्रा। इस मुकुलन में क्या होता है कि जीव के शरीर में अतिवृद्धि होती है। जीव के शरीर में क्या होती है? अतिवृद्धि, यानी वृद्धि जो है ये सामान्य से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिसे अतिवृद्धि बोलते हैं। तो जीव के शरीर में अतिवृद्धि होने से एक छोटी सी कलिका बाहर निकलती है, और ये कलिका जो है ये मुकुल कहलाती है। ये छोटी सी कलिका जो है ये क्या कहलाती है? मुकुल। जीव के शरीर में अतिवृद्धि होने के कारण एक उभारनुमा या एक कलिकानुमा संरचना निकलती है, और वो कलिकानुमा संरचना क्या कहलाती है? मुकुलन। और ये मुकुलन जो है पहले तो जनक पादप पर वृद्धि करती जाती है, एक सीमा तक तो जनक पादप जो होता है उस पर वृद्धि करती जाएगी, और एक समय बाद ये जनक पादप से अलग हो जाएगी, और अलग होकर ये नए जीव का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये क्रिया कहलाती है मुकुलन। और मुकुलन जो है ये पाया जाता है एक तो हाइड्रा में पाया जाता है, और ईस्ट जो है इसमें मुकुलन की क्रिया होती है। हाइड्रा में और ईस्ट में मुकुलन होता है। ठीक है, मुकुलन किसे कहोगे? जीव के शरीर में अतिवृद्धि होने के कारण एक उभारनुमा संरचना या कलिकानुमा संरचना निकलती है, जिसे मुकुल कहेंगे। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करेगी और जनक से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करती है। और ये किन में मिलता है? हाइड्रा में और ईस्ट में। और उसके बाद देखिए बेटा,
समानतः जब मुकुलन की क्रिया होती है तो एक ही मुकुल का निर्माण होता है। समानतः कितने मुकुल बनते हैं? एक ही बनते हैं। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक मुकुल भी निर्मित हो जाती हैं। विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक मुकुल बन जाते हैं और उस अवस्था को टोरूला, वो जो अवस्था है वो टोरूला अवस्था कहलाती है। अगर मुकुल की संख्या एक से अधिक है तो वो अवस्था कौन सी कहलाएगी? टोरूला अवस्था कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये दूसरी विधि हमने पढ़ी मुकुलन, जो हाइड्रा में व ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम तीसरी विधि जो है वो लेते हैं और तीसरी विधि आती है बीजाणु द्वारा। बीजाणु द्वारा, स्पोर, बीजाणु द्वारा। देखिए, बीजाणु द्वारा भी अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। बीजाणु में कैसे कि कवक और शैवाल, एक तो कवक है और एक शैवाल। कवक और शैवाल जो हैं उनमें अलैंगिक जनन जो है ये बीजाणुओं के द्वारा होता है। कवक और शैवाल में जो अलैंगिक जनन की विधि है वो कौन सी है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है कि शैवाल में जो बीजाणु बनते हैं ये बीजाणु जो हैं ये पक्षमाभ युक्त होते हैं और पक्षमाभ युक्त होने के कारण ये गतिशील होते हैं और गतिशील होने के कारण इन्हें चल बीजाणु कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं? चल बीजाणु कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? पक्षमाभ, और पक्षमाभ होने के कारण ये कैसे हैं? गतिशील हैं, और गतिशील होने के कारण ही इन बीजाणुओं को क्या कहा जाता है? चल बीजाणु कहा जाता है। और ये किसके होते हैं? शैवाल के। जैसे ये डायग्राम जो है ये एक शैवाल का डायग्राम है और ये शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। ये जो शैवाल है पढ़ी होगी आपने 11वीं में, क्लेमाइडोमोनास, ये एक कोशिकीय शैवाल होती है। तो ये क्लेमाइडो जो मोनास है इसमें ये जो बीजाणु बन रहे हैं आपने देख रहे हैं, इन बीजाणुओं पर क्या मिल रहे हैं? पक्षमाभ है ये, और पक्षमाभ होने के कारण ये बीजाणु गतिशील होते हैं और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? ये चल बीजाणु कहलाती हैं। ये क्या कहलाएंगे? चल बीजाणु। तो शैवालों में जो बीजाणु बनेंगे वो पक्षमाभ युक्त गतिशील होते हैं, इसलिए चल बीजाणु कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कवक की बात करते हैं। कवक जो होता है इसमें बनने वाले जो बीजाणु होते हैं वो उनमें पक्षमाभ नहीं पाए जाती हैं, पक्षमाभ नहीं होते हैं, और पक्षमाभ न होने के कारण ये अचल होते हैं और इन्हीं कारण इन्हें अचल बीजाणु कहा जाता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अचल बीजाणु। भाई यहां पर तो पक्षमाभ है तो ये गतिशील है तो चल बीजाणु नाम दे दिया, और यहां पर पक्षमाभ अनुपस्थित है कवक में इसलिए ये अचल होते हैं और इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया गया? अचल बीजाणु नाम दे दिया गया। ठीक बेटा, अचल बीजाणु जो है इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो कवक है आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो कवक थी उससे प्रथम प्रतिजैविक बनाया गया था। प्रथम एंटीबॉडी जो बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाई गई थी। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी थी प्रतिजैविक वो पेनिसिलियम से बनाई गई थी। तो पेनिसिलियम जो कवक है इसमें ये जो बीजाणु बनते हैं ये बीजाणु देखिए पक्षमाभ युक्त नहीं है, इनमें पक्षमाभ नहीं है, और पक्षमाभ न होने के कारण
ये गतिशील नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? अचल बीजाणु कहलाते हैं। ये कहलाएंगे अचल बीजाणु कहलाते हैं। सामान्यतः इन्हें कोनेडिया कहा जाता है, कोनेडिया कहलाते हैं जो अचल होते हैं। ठीक बेटा, तो बीजाणुओं उसके बाद बेटा चौथी विधि जो आती है वो है जैम्यूल के द्वारा। जैम्यूल के द्वारा देखिए बेटा, जैम्यूल के द्वारा जो अलैंगिक जनन है, जैम्यूल के द्वारा जो अलैंगिक जनन है ये स्पंजों में पाया जाता है। स्पंज जो हैं उनमें जैम्यूल के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। पढ़ा होगा आपने बेटा, स्पंज पोरीफेरा जो है उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जैम्यूल के द्वारा जो अलैंगिक जनन है वो किन में मिलता है? स्पंजों में पाया जाता है। देख बेटा, यहां पर एक डायग्राम है स्पंज का। देखिए बेटा, ये एक स्पंज है और इस स्पंज के शरीर में विशेष गोलाकार संरचनाएं जो हैं उनका निर्माण होता है। और ये विशेष गोलाकार जो संरचनाएं हैं ये जैम्यूल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? जैम्यूल। और जैम्यूल जो है जब अपने जनक से पृथक होती हैं तो वो नए स्पंज का निर्माण करती हैं। तो स्पंज के जो है उनमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जैम्यूल के द्वारा होता है। ठीक है, यानी स्पंजों में बनने वाली विशेष प्रकार की संरचनाएं जैम्यूल कहलाती हैं जो जनक से पृथक होकर नए स्पंज का निर्माण करती हैं। और इसका उदाहरण है स्पोंजिला। स्पोंजिला जो है इसमें अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है बेटा? जैम्यूल के द्वारा होता है। ठीक बेटा, ये चौथी विधि हो गई। उसके बाद अलैंगिक जनन जो है उसकी हम पांचवी विधि लेते हैं और पांचवी विधि है खंडन। पांचवी विधि जो है वो क्या है? खंडन। पहली विधि बेटा देखिए विखंडन थी और पांचवी विधि क्या है? खंडन। दोनों में अंतर है। खंडन में क्या होता है कि जीव जो है उसका शरीर दो या दो से अधिक असमान भागों में विभक्त हो जाता है। जीव का शरीर जब दो या दो से अधिक असमान भागों में विभक्त हो जाता है तो अलैंगिक जनन की वो विधि खंडन कहलाती है। जो असमान भाग बनते हैं वो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, और खंडन जो है इसका जो उदाहरण है वो है एक तो स्पोंजिला नहीं स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा उसके अलावा मार्केंसिया ये जो हैं इनमें विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसमें? स्पायरोगायरा में और मार्केंसिया में। विखंडन किसे कहोगे? जब जीव का शरीर दो या दो से अधिक असमान भागों में विभक्त हो जाए और विभक्त खंड नए जीव का निर्माण करे। उदाहरण क्या आ जाएगा? स्पायरोगायरा और मार्केंसिया। ठीक है बेटा, तो आज हमने अलैंगिक जनन जो है उसकी विधियां पढ़ी, 5 विधियां पढ़ी हैं और भी आगे कल से स्टार्ट करेंगे वो, जिसमें पहली विधि हमने विखंडन पढ़ी, दूसरी विधि मुकुलन, तीसरी विधि बीजाणुओं के द्वारा, चौथी विधि जैम्यूल के द्वारा और पांचवी विधि जो है वो खंडन के द्वारा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।